नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मासिजा। खबरों की शुरुआत करेंगे तो यह बता दें, अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगा कराने की धमकी देने वालों को लेकर के जो है कड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब कोई धमकी देता है तो दंगा करवा देंगे, तो उनका जवाब होता है कि आओ बच्चों, मैं तुम्हें दंगा करना सिखाता हूँ। तो ऐसे में साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा अपने संबोधन में कि दंगा करने या कराने की कोशिश करने वालों को सख्त चेतावनी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई जंग नहीं होगा। तो वही मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से जो है राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही है। उनके समर्थकों ने इसे अपराध और अराजकता के खिलाफ सख्त रुख बताया है, जबकि विपक्ष की ओर से बयान को लेकर प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष इस बयान के बाद से जो अपनी प्रतिक्रिया सामने देने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये मुख्यमंत्री का बयान अम्बेडकर नगर में चर्चाएं का इन दिनों जो है विषय बना हुआ है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था, लगातार अव्यवस्था पैदा करता था। उसने एक बार धमकी दी, प्रशासन थोड़ा सहमा, मैंने कहा चिंता मत करो, तैयारी करो। उसने धमकी दी तो उसको एक बार आने दीजिए, एक बार में निपटो। और आप देख रहे होंगे कि मौलाना जेल में आज कष्ट उठा करके नाक रगड़ रहा है, कह रहा साहब बकस दो, एक बार जान बकस दो, आगे से गलती नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे। पहले इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था, और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। बहनों और भाइयों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। ये समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती थी, ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये भारत की विरासत को अपमानित करने वाले लोग हैं। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें आपको, लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे के बीच जो है फेसबुक पर जुबानी जंग छिड़ चुकी है। डिप्टी सीएम ने लंबे फेसबुक पोस्ट लिखकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर कई आरोप लगाए हैं। इसके जवाब में संतोष पांडे ने भी विस्तार पोस्ट के जरिए जो है पाठक पर पलटवार किया है। तो आपको बता दें, संतोष ने सवाल उठाए कि जब अखिलेश यादव ब्राह्मणों के बारे में कुछ बोलते ही हैं, उनके हित में काम करते हैं, तो डिप्टी सीएम को आखिर क्यों दर्द होता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पर आरोप लगा करके पाठक अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। पांडे ने साफ तौर पर ब्राह्मण समाज के मुद्दों को लेकर पाठक को घेरना और शंकराचार्य विजय मिश्रा और वो भी तमाम तरीके की बातों को लेकर के उन्होंने जो है जिक्र किया है। साथ ही आपको बता दें, पंडित अवसरवादी और घुसखोरवादी विवाद पर भी साफ तौर पर घुसखोर पर भी साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधा है। आपको बता दें, एक बार फिर से जो है पोस्टर वार की राजनीति शुरू होती हुई नजर आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और संतोष पांडे में जो है फेसबुक वार जो है एक बार फिर से स्टार्ट होता हुआ नजर आया है। दोनों ने फेसबुक के द्वारा जो है एक दूसरे पर निशाना साधा है। तो वही संतोष पांडे ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को घेरते हुए साफ तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण मुद्दे पर पाठक आखिर क्यों दर्द होता है। जब अखिलेश यादव ब्राह्मणों के बारे में कुछ करने के बारे में सोचते हैं तो डिप्टी सीएम को आखिर क्यों दर्द होने लगता है। वही इस खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा जुड़ चुके हैं। बसंत, हमेशा हम सभी ने देखा था कि पोस्टर वॉर की राजनीति तो शुरू होती थी, लेकिन अब जो है फेसबुक की राजनीति स्टार्ट हो चुकी है। एक दूसरे को फेसबुक के द्वारा जो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। संतोष पांडे जो सपा के पूर्व विधायक, इनके द्वारा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी गई है। इसमें ब्रजेश पाठक पर निशाना साधा, ये भी कहा कि जब अखिलेश यादव कोई पोस्ट करते हैं तो ब्रजेश पाठक को कोई दिक्कत होती है। ये वही ब्रजेश पाठक है जो ब्राह्मणों का दूर दूर तक नाता नहीं रखते थे, अब बड़ी बात करते हैं। तो तमाम सारी बातों को लेकर के शंकराचार्य हो चाहे
विजय मिश्रा हो चाहे किसी दुबे हो, तो उनको लेकर के कई तमाम सारी बातों का जिक्र किया गया है संतोष पाठक के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अभी तक पोस्टरवार छिड़का नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है ऐसे ऐसे हम लोग सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पर भी पोस्ट लिख करके एक दूसरे पर कटाक्ष करते नेता नजर आ रहे हैं। तो बसंत, इसके द्वारा जिस तरीके से साफ तौर पर डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव को लेकर के निशाना साधा है, क्या अखिलेश यादव द्वारा किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने आई उस पोस्टर को लेकर के? देखिए, फिलहाल अभी अखिलेश यादव की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन हाँ जल्द ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आते हैं, चाहे वो पूर्व विधायक संतोष पांडे हो या ब्रजेश पाठक, क्योंकि जब भी अखिलेश यादव कोई पोस्ट करते तो ब्रजेश पाठक उसको ट्वीट करते, तो उसी कड़ी में पूर्व विधायक संतोष पांडे ने फेसबुक पर ट्वीट किया है, तो कहीं ना कहीं पोस्ट की है। तो ऐसे में लगातार एक दूसरे पर नेता आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है और किस तरह से एक दूसरे पर निशाना साधा जाए इसको लेकर के इसी कड़ी में फिर से एक बार सोचे। अभी तक पोस्टरवार चल रहा था, फेसबुक वार चालू हो चुका है। जी बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के द्वारा जो है एक दूसरे पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो भैया आपको बता दें, अक्सर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ये सामने नहीं आता था कि निशाना साधा जा रहा था, लेकिन अब जो है एक बार फिर से फेसबुक के द्वारा एक दूसरे पे पक्ष और विपक्ष जो है निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही नजर आते अगली खबर को बता दें, राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे से पहले शहर में जगह जगह जो है विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों के जरिए राहुल गांधी पर साफ तौर पर निशाना साधा गया है। एक पोस्टर में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो भागकर प्रयागराज आए वह झारखंड जाने से क्यों घबराए। वहीं दूसरी ओर पोस्टर में साफ तौर पर सवाल किया गया है कि जब झारखंड के छात्र मांग रहे हैं न्याय, राहुल प्रयागराज ड्रामा करने आखिर क्यों आए। एक अन्य पोस्टर पर साफ तौर पर लिखा गया है कि कब आओगे मेरे राहुल, तुम्हें झारखंड बुलाना है। तो वही पोस्टरों में लगातार राहुल गांधी की तस्वीरें भी छपी हुई नजर आ रही है, लेकिन इन्हें किसने लगाया है फिलहाल इसके बारे में कोई पता नहीं चला है, इसका कोई नाम दर्ज नहीं किया गया है। एक पोस्टर में नीट को लेकर भी राहुल गांधी पर साफ तौर पर निशाना साधा गया है। कांग्रेसियों ने भी शहर में पोस्टर बैनर को पर जो है पलटवार किया है। ऐसे में प्रयागराज में सियासी तापमान जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो कांग्रेस में इस पोस्टर को लेकर के आक्रोश का माहौल भी देखा जा रहा है, क्योंकि जगह जगह जो है पोस्टर की राजनीति होती हुई नजर आ रही है। जहां प्रयागराज दौरा होने वाला था राहुल गांधी का, वहां पर आज जनता नीट पेपर को लेकर के और भी तमाम मुद्दों को लेकर के छात्रों से संवाद करने वाले थे राहुल गांधी। तो आज उसी पर जगह जगह जो है पोस्टर लगाए गए हैं राहुल गांधी के खिलाफ। तो वही इसका विस्तार से जानकारी देने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अहम जानकारी आ रही है, क्योंकि लगातार जो है पोस्टर वॉर की राजनीति कहीं ना कहीं स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। सोहेब, तौर पर आज राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के जहां कांग्रेसियों ने बड़ी संख्या में पोस्टर लगाए हैं, जगह जगह पर उनके स्वागत के पोस्टर लगे। उन्हीं पोस्टरों के बीच में ये पोस्टर कहीं ना कहीं एक तरह से चर्चा का विषय बन चुका है, जिसमें राहुल गांधी पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए। खास तौर से झारखंड को लेकर के सवाल उठाए गए कि आखिर राहुल गांधी वहां की आवाज क्यों नहीं उठा रहे, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, और उनकी तमाम जो नीतियां हैं उस पर सवाल उठाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यक्रम के बीच में ये पोस्टर वार की जो शुरुआत हुई है, अब इससे क्या राजनीतिक रूप लेती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जहां एक तरफ कांग्रेस ने बड़े लेवल पर इसकी तैयारी की है, जगह जगह पोस्टर होर्डिंग लगे हैं, वही इन पोस्टरों के बीच में जो ये पोस्टर है वो अब चर्चा का विषय है। इसमें खास तौर से झारखंड को फोकस किया गया और सवाल उठाया गया कि आखिर झारखंड के मुद्दे पर राहुल खामोश क्यों हैं और वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। इस तरह के सवाल किए गए हैं उस पोस्टर। देखिए, कोई एक पोस्टर नहीं, कई पोस्टर लगाए गए और सब पोस्टर में अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर निशाना साधा गया। एक तरफ आज प्रयागराज में छात्रों से संवाद करने वाले राहुल गांधी, तो वही दूसरी तरफ ये पोस्टर लगा करके उन पर निशाना साधा जा रहा है। सवाल है क्योंकि आज राहुल गांधी का एक बड़ा कार्यक्रम है, करीब 5
बजे के आसपास वो केपी ग्राउंड में जो कार्यक्रम होना है वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि बारिश की वजह से व्यवस्थाएं थोड़ी छिन्न भिन्न हैं, लेकिन जिस कार्यक्रम का दावा किया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख युवा और छात्र इकट्ठा होंगे। तो ऐसे में ये पोस्टर अपने आप में एक तरह से कौतूहल बनाए हुए है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरह से पोस्टर वार किया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेसी जहां उत्साह में है, वो अपने नेता को सुनने के लिए जोश में दिख रहे हैं आसपास के जिलों से, वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों की तरफ से हालांकि पोस्टर में किसी का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं उस पर अब जरूर चर्चा हो रही है कि आखिर झारखंड को लेकर के राहुल गांधी इतना गंभीर क्यों नहीं है, वहां पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे, जबकि यहाँ पर युवाओं की बात करें और वहां पर भी युवाओं की दिक्कतों को लेकर के जो चीजें हो रही हैं उसमें राहुल खामोश क्यों हैं। क्या अनुमान लगा सकते हैं कि राहुल गांधी झारखंड भी जा सकते हैं ये छात्रों से संवाद करने के लिए, क्योंकि लगातार जो नीट पेपर को लेकर के छात्रों से संवाद करते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी नजर आते हुए आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल संभावनाएं बिल्कुल की जा सकती हैं, क्योंकि इस बीच में जो राहुल का संवाद कार्यक्रम है इससे पहले भी कुछ जगहों पर हो चुका है और आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगर इस पर सवाल उठा रहे हैं और उनके राजनीतिक अगर सलाहकारों की या उनकी जो पार्टी है उस तरह से कोई प्लान करती है तो बहुत संभावनाएं हैं कि वो झारखंड भी जा सकते हैं, क्योंकि आज इस तरह से युवाओं को लेकर के एक जोश भरने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब 2027 में चुनाव भी नजदीक है। यूपी में जिस तरह से बिगुल बजा हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं गंभीर है, तो इस तरह के मुद्दों को निश्चित तौर पर वो भुनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब वहां पर वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह के किसी भी इशू को राहुल गांधी छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए गूंज के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं में, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से आंदोलन हुआ था युवाओं का पूरे देश में उसकी धमक सुनाई दी थी और कहीं ना कहीं उस पर बड़े फैसले लिए गए थे। ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम जो है, हालांकि इस कार्यक्रम को होने में भी तमाम बाधाएं हैं। पहले जिस मैदान पर इस कार्यक्रम को होना था उसकी जो अनुमति है वो रद्द की गई, फिर तो उस पर सवाल उठाए गए, कांग्रेस हमलावर हुई, फिर उस कार्यक्रम को करने की अनुमति दी गई है। आज भी जो हालात वहाँ के हैं बहुत ही खराब हैं। वहाँ पर बारिश की वजह से जिस तरह की स्थितियां हैं, रास्ता खराब है, उसको बनाने में दिक्कत हो रही है और शाम तक जब ये कार्यक्रम होगा तो क्या स्थितियां बनती हैं ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखो ये तो पूरी तरीके से साफ है। पहले 30 जुलाई को उनका कार्यक्रम होने वाला था, उसको हटा दिया गया। साफ तौर पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। अभी इस तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति जो है पूरी तरीके से गर्माती हुई नजर आ रही है। क्या विपक्ष द्वारा इस पोस्टर को लेकर के किसी भी तरीके कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो कि किसके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है? देखिए, राजनीति में इस तरह की चीजें होती रहती है और सभी दल अपने अपने हिसाब से इन चीजों को करते हैं। हालांकि अब चूंकि कांग्रेस की तरफ से अभी इस पर सीधे तौर पर जवाब इसलिए है क्योंकि आज उनका मुख्य जो टारगेट है वो उनका वो कार्यक्रम है जिसके लिए वो काफी दिनों से तैयारियां कर रहे थे, उस पर जुटे हुए हैं। करीब 1 से 1.5 लाख युवाओं के इकट्ठा होने की बात है। हालांकि मौसम की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन उस कार्यक्रम है। लेकिन जिस तरह से ये पोस्टर आया उस पर राजनीतिक चर्चा जरूर हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि अब से शाम तक में जो ये कार्यक्रम शुरू होगा तो हो सकता है इस पर कोई प्रतिक्रिया भी देखी जा सके। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं सभी की नजरें जो है इस पोस्टर पर टिकी हुई है और जो संवाद होने वाला है 5 बजे उस पर टिकी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सोहेब हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो ये आपको बता दें एक बार फिर से प्रयागराज में जो है पोस्टर वार की राजनीति जो है शुरू होती हुई नजर आ रही है। तो वही नजर आते अगली खबर को बता दें, लखनऊ में भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को लेकर उन पर जो है जमकर निशाना साधा है। त्रिपाठी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके सियासत में जो है नफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही साफ तौर पर उन्होंने राहुल गांधी की इस कोशिश को नाकामी करार देते हुए साफ तौर पर कहा कि भाजपा सरकार ने छात्रों और युवाओं की समस्याओं का समाधान किया है। तो वही त्रिपाठी ने साफ तौर पर यह भी कहना है कि सरकार ने क्षेत्र में 9 लाख से ज्यादा नौकरियां दी है और कौशल विकास के जरिए लोगों को रोजगार से जोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी को निवेश का केंद्र बनाया गया है जिससे छात्र और नौजवान आज जो है आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके सियासत में नफा कमाने की कोशिश राहुल गांधी की ये नाकाफी साबित हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में छात्रों की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
आज उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। सरकारी क्षेत्र में 9 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। कौशल विकास के साथ युवाओं को जोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को आज निवेश का केंद्र बनाया है। तो उत्तर प्रदेश में छात्र और नौजवान आज आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वो राहुल गांधी के इस मुगालते में नहीं आने वाले, इस भ्रम में बरगलावे में नहीं आने वाले। राहुल गांधी जब प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो बेहतर हो कि वो फिरोज जहांगीर उनके दादा की कब्र पर जाकर के वो फूल जरूर चढ़ावें, क्योंकि उनके जन्मदिन पर, उनकी पुण्यतिथि पर राहुल गांधी उन्हें याद भी नहीं करते हैं। विरासत की सियासत से आए राहुल गांधी को कम से कम फिरोज जहांगीर की कब्र पर जाकर के फूल जरूर चढ़ाने चाहिए जब वो प्रयागराज पहुंच रहे हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में मरणासन है। वो लगातार चेष्टा कर रही है कि कैसे युवाओं को बरगला करके अपने पाले में ले आए, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज युवाओं को हर प्रकार से एक सहूलियत दी है। अभ्युदय कोचिंग चला करके आज हमने उनको सिविल सेवा के लिए भी अवसर दिए हैं। आज शिक्षा के स्तर में, आज गुणवत्ता में हमने गुणात्मक परिवर्तन करके आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है। तो इसलिए छात्र नौजवानों में अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, इनका कोई क्रेज नहीं है, बल्कि आज छात्र युवाओं में योगी आदित्यनाथ का, नरेंद्र मोदी का क्रेज है। यूपीआई से होने वाली भुगतान पर अब शुल्क लगाने का रास्ता जो है अब साफ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस शुल्क से ट्रांजैक्शन से जुड़े 31% राशि मुक्त कर दी गई है। आपको बता दें, टैक्स संबंधित नियमों में संशोधन के लिए लाए गए बिल को गुरुवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से होने वाले भुगतान पर अब शुल्क लगाने का रास्ता तो साफ होता दिख रहा है, लेकिन इस शुल्क से ट्रांजैक्शन से जुड़ी 71% राशि मुक्त रह सकती है। टैक्स संबंधी नियमों में संशोधन के लिए लाया गया टैक्सेशन एंड अदर लॉज संशोधन बिल 2026 गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया है। लोकसभा में इस बिल को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। हालांकि इस बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि यूपीआई से जुड़े किस प्रकार के या कितनी रकम के बाद के ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाए जाएंगे। जानकारों व वित्त मंत्रालय दोनों का कहना है कि ये आरबीआई और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई तय करेगा। वहीं बिल के पास होने पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने इसका समर्थन किया है। देखिए, आम जनता पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। यूपीआई भारत में डिजिटल क्रांति लाया। व्यापारी हो, रेडी वाले हो, ठपड़ी वाले हो, ठेला वाले हो, सब लोगों ने यूपीआई का इस्तेमाल करके आज देश कहां से कहां पर है। और अभी तो ये कानून बना है, पैसा बढ़ाना, कितना बढ़ाना, क्या बढ़ाना, ये तो बाद में जब नियमावली बनेगी उसमें आरबीआई को निर्णय लेना है या एनपीसीआई को निर्णय लेना है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस के वर्तमान व्यवस्था को अभी लागू रहने दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस तेजी से डिजिटलीकरण की ओर देश बढ़ा, आज ज़्यादातर लेन देन यूपीआई के जरिए हो रहे हैं और ये व्यवस्था कहीं ना कहीं पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से सांसद रामगोपाल यादव ने बिल को लेकर कहा है कि इस सरकार कोई ढंग का बिल नहीं लाती है। इनका हर बिल जनता को लूटने वाला होता है। बता दें कि पर्सन टू पर्सन के बीच होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पर्सन टू मर्चेंट या मर्चेंट टू मर्चेंट के रूप में होने वाले ट्रांजैक्शन पर शुल्क वसूला जा सकता है। अच्छा, आज तक कोई ऐसा इस साल कानून बना है जो जनता के लाभ के लिए बना हो? सेवा लूटने के लिए किसी ने, अरे आप इतने से ज़्यादा पैसा निकालोगे तो अब आपके जेब पैसा कट जाते कि नहीं कट जाते? ये तो काम ही ऐसा कर रहे हैं। कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कोई प्रोडक्टिव काम हो। सिर्फ लोगों की जेब से पैसा कैसे निकाला जाए और उसको रेवड़ियों के रूप में कैसे बांटा जाए, यही काम है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई प्लेटफॉर्म से कुल 24,161.69 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए, जिनका मूल्य 314 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इन 314 लाख करोड़ रुपए में से 71% राशि P2P यानी कि दो व्यक्तियों के बीच होने वाले ट्रांजैक्शन की थी, जिन पर कोई शुल्क नहीं लगाए जाने की बात की जा रही है। ट्रांजैक्शन की 29% राशि पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M के बीच के ट्रांजैक्शन की थी, जिनमें 2000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगेगा।
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में पर्सन टू मर्चेंट स्तर पर होने वाले कुल ट्रांजैक्शन में सिर्फ 4% ट्रांजैक्शन 2,000 रुपए से अधिक के रहे। पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन में 59% ट्रांजैक्शन 0 से 500 रुपए के थे। 2,000 रुपए से अधिक राशि के यूपीआई भुगतान पर शुल्क लग सकता है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में P2P स्तर पर होने वाले कुल ट्रांजैक्शन में 59% ट्रांजैक्शन 0 से 500 रुपए के बीच थे। P2P स्तर पर होने वाले कुल ट्रांजैक्शन में 20% ट्रांजैक्शन 2,000 रुपए से अधिक के थे। P2P को शुल्क से मुक्त रखने की बात है, इसलिए इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार जो टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल लेकर आई है, उसके जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन किया जा रहा है, जिसके तहत यूपीआई ट्रांजैक्शन पर बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान अभी शुल्क नहीं लगा सकता है। जानकारों का कहना है कि बैंकों को यूपीआई सेवा का संचालन करने में सालाना करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। अभी 700 से अधिक बैंक व वित्तीय संस्थान यूपीआई सेवा मुहैया कराते हैं। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक शुल्क मिलने से बैंकों को यूपीआई ट्रांजैक्शन प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। बैंक उस रकम को यूपीआई ट्रांजैक्शन साइबर सुरक्षा पर खर्च कर सकेंगे। बता दें कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क की दर क्या होगी, इसका बिल में अभी कोई जिक्र नहीं है। आरबीआई व एनपीसीआई की तरफ से भी इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक अगले देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।